नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। कल देखो आपका एग्ज़ाम है, तो आज ज़्यादा लंबी डिस्कशन खींचेंगे नहीं। और कल के एग्ज़ाम के लिए देखो बेस्ट ऑफ लक, ऑल गुड विशेस। आपका एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा होगा। पूरे साल आपने मेहनत की है, इवन उससे पहले से आप मेहनत कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस के साथ पेपर अटैम्प्ट कीजिएगा। कल एग्ज़ाम के बाद अच्छी खबर दीजिएगा, इंतज़ार रहेगा आपकी अच्छी खबर के लिए। और ये क्वेश्चन है जो आपको आज अटैम्प्ट करना है। आज फेडरलिज्म से संबंधित इशू को हम डिस्कस करेंगे। दो आर्टिकल्स को हम कंबाइन करेंगे, फेडरलिज्म से संबंधित है, एनसीईआरटीज से बेसिक्स भी उठाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। इंडियन फेडरलिज्म मॉडल इज फेसिंग स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइंस एज वेल एज ऑपरेशनल फॉल्ट लाइंस। कमेंट, स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइंस क्या है, ऑपरेशनल फॉल्ट लाइंस क्या है, ये आपको डिस्कशन के दौरान क्लियर हो जाएगा। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फेडरलिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, बेसिक्स की बात हम पहले करेंगे और बेसिक्स कवर करने के लिए बेस्ट सोर्स क्या है बताइए? एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में फेडरलिज्म के बारे में क्या दिया है हम जल्दी से ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। फेडरलिज्म देखो वो व्यवस्था होती है जहां पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स के साथ पावर शेयर करती है। ये डेफिनेशन है। अब इसको प्रैक्टिकल ढंग से समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पावर शेयर करती है। अब तो 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद जो टियर 3 गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ भी पावर शेयर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। और देखो हमारे संविधान का जो 7th शेड्यूल है उसमें साफ तौर पर सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया हुआ है, यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में। और तीसरी लिस्ट है कॉन्टेंट लिस्ट, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी और स्टेट असेंबली भी। लेकिन अगर टकराव होता है तो प्रिवेल कौन होगा? पार्लियामेंट। तो फेडरलिज्म का मतलब आपने समझ लिया, जब सेंट्रल अथॉरिटी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स के साथ पावर शेयर करती है। अब आपके मन में आया होगा, अरे ये फेडरलिज्म की जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्या है फेडरलिज्म की? देखो हमारा जो देश है ना, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला देश है, इतने सारे धर्मों के, इतनी सारी जातियों के, इतने सारे एथनिक ग्रुप्स के लोग हमारे देश में रहते हैं। सबको एकोमोडेट करना जरूरी है। सबको ये एहसास होना चाहिए कि हमारा से है देश को चलाने में, हमारा रोल है। अगर देखो फेडरलिज्म ना हो, मान लीजिए फेडरलिज्म हमारे देश में नहीं है, तो इलेक्शंस होते हैं। हो सकता है इलेक्शंस के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें एक वर्ग की सत्ता आ जाती है। एक वर्ग कोई भी हो सकता है, जैसे ऐसी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ जाती है जो सिर्फ हिंदू का सपोर्ट करती है या फिर मुस्लिम्स का सपोर्ट करती है या फिर पर्टिकुलर जाति का सपोर्ट करती है या फिर पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप का सपोर्ट करती है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो एक आइडेंटिटी का सपोर्ट करती है वो राज करेगी, तो फिर बाकी जो आइडेंटिटीज हैं हमारे देश में वो तो नाराज हो जाएंगी ना, अलग अलग रीजन नाराज हो जाएंगे। जैसे अभी भी साउथ इंडिया के कुछ लोग बोल देते हैं कि बीजेपी जो है वो मोस्टली नॉर्थ इंडिया के राज्यों से जीत कर आई है, साउथ इंडिया के राज्यों से नहीं जीत के आई है। तो अगर फेडरलिज्म नहीं होता, अगर तमिलनाडु में जो तमिल मुख्यमंत्री नहीं होते, कर्नाटक में कन्नड़ मुख्यमंत्री नहीं होते, तो शायद उनकी नाराजगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ और देश टकराव के रास्ते पर आगे बढ़ जाता। तो वेरियस आइडेंटिटीज को एकोमोडेट करने के लिए फेडरलिज्म की आवश्यकता होती है और ये हमारे देश के लीडर्स को आज़ादी से पहले ही समझ में आ गया था। तभी तो 1920 के आसपास जो कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था, आपको याद है, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर कांग्रेस की प्रोविंशियल कमेटीज का प्रोविजन किया गया था। ये सब देखो एनसीईआरटी में दिया है, आप पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी में यह भी लिखा है फेडरलिज्म तो देखो और भी काफ़ी सारे देशों में था, जैसे पाकिस्तान में भी कहने के लिए फेडरलिज्म था, लेकिन पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया। श्रीलंका में सिविल वार हुआ, हालांकि वहाँ पर फेडरलिज्म था। इवन कनाडा भी टूटने की वर्ज पर आ गया था। वहाँ पर एक तरफ थे फ्रेंच बोलने वाले लोग जो क्यूबेक रीजन में रहते हैं, दूसरी तरफ इंग्लिश बोलने वाले लोग। लेकिन कनाडा का जो फेडरलिज्म है वो बच गया, कनाडा बच गया, कनाडा टुकड़ों में नहीं बटा। यूएसएसआर टुकड़ों में बट गया। क्यों? क्योंकि रशिया डोमिनेट कर रहा था बाकी रीजन्स के ऊपर। यूएसएसआर में सभी रीजन्स के कल्चर को ध्यान में नहीं रखा जा रहा था, तो उन रीजन्स ने विरोध किया और यूएसएसआर टुकड़ों में बट गया।
तो आप इसे इंडिया की अचीवमेंट कह सकते हो। इंडिया के फेडरलिज्म के मॉडल ने अभी तक ठीक ठाक काम किया है। वैसे देखो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कंप्लीटली फेडरलिज्म तो इंडिया में नहीं है, इंडिया में क्वासी फेडरलिज्म है। आपके मन में आया होगा ये क्या बात हुई, या तो कोई देश फेडरल कंट्री है या फिर नहीं है, सीधी सी बात है। ये क्वासी फेडरलिज्म क्या होता है? क्वासी फेडरलिज्म का मतलब देखो ये है, हमारे देश में ना दोनों फीचर्स देखने को मिलते हैं, फेडरल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं और यूनिटरी फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। ये देखो फेडरल फीचर्स जैसे ड्यूल पॉलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोविजन है, संविधान लिखा हुआ है, डिवीजन ऑफ पावर संविधान में बताई गई है, संविधान की सुपरमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, अमेंड करना आसान नहीं है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। देखो एक चीज़, फेडरलिज्म में ना जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी ना, फिर तो जुडिशरी किसी एक गवर्नमेंट के साथ मिल जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ। जब डिस्प्यूट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, जुडिशरी एक ही गवर्नमेंट का साथ देगी और संविधान नहीं बच सकेगा। तो अगर किसी देश को फेडरल कंट्री होना जरूरी है तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। बायकैमरलिज्म है हमारे देश में, लोकसभा राज्यसभा दोनों है, तो ये फेडरल फीचर्स हैं। यूनिटरी फीचर्स जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रोंग है, स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल हैं, स्टेट्स को तोड़ा जा सकता है। जब देश आज़ाद हुआ था तो कम स्टेट्स थे, आज तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, नाम भी चेंज हो चुके हैं स्टेट्स के। संविधान सिंगल है, स्टेट्स के लिए अलग से संविधान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, तभी तो इतनी बार अमेंड हो चुका है, इतनी बार तो यूएसए का संविधान अमेंड नहीं हुआ। राज्यसभा में सभी स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, स्टेट बिल्स के ऊपर प्रेसिडेंट के द्वारा वीटो की जा सकती है। ये सारे जो फीचर्स हैं वो यूनिटरी फीचर्स हैं हमारे देश के संविधान में। तो कहीं ना कहीं ना तो इंडिया का जो मॉडल है पूरी तरह से फेडरल मॉडल है और ना ही पूरी तरह से यूनिटरी मॉडल है, तो आप इसे एक बीच का मॉडल कह सकते हो, क्वासी फेडरल। तो ये तो देखो अभी तक हमने हमारे देश के फेडरलिज्म के मॉडल के बारे में अच्छी अच्छी बातें डिस्कस की। अब आप ही बताइए, एनसीईआरटी में बुराई थोड़ी ना करेंगे, एनसीईआरटी में तो सब अच्छा अच्छा ही बोलेंगे ना। लेकिन आज वो राइटर जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है वो बोलते हैं हमारे देश के फेडरलिज्म के मॉडल में ना कमियां हैं, और ये जो कमियां हैं ना दो तरह की हैं। एक तो स्ट्रक्चरल कमियां, मतलब मॉडल में ही कमियां हैं, जो संविधान में फेडरलिज्म का मॉडल अपनाया गया है उसी में कमियां हैं। दूसरी है ऑपरेशनल फॉल्ट लाइंस, ऑपरेशनल फ्लॉज। इसका मतलब यह है प्रोविजन तो ठीक है संविधान में, लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन खराब है। पहले ऑपरेशनल जो फॉल्ट लाइंस हैं उनकी बात करते हैं। देखो अभी जो पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ ना, इसमें राज्यसभा के चेयरपर्सन रोने लगे। क्यों रोने लगे? वो कहते हैं मार्शल्स का इस्तेमाल करके भी मैं हाउस की प्रोसीडिंग्स नहीं चला पा रहा हूं। इतने सारे बिल्स पास हो गए लेकिन उनको डिस्कस नहीं किया गया। तो ये तो देखो पार्लियामेंट की गरिमा के खिलाफ है ना। होना तो ये चाहिए हर एक बिल पर अच्छे से डिस्कशन हो, बाकायदा कमेटीज़ के पास बिल भेजे जाएं, शांतिपूर्वक ढंग से डिबेट हो, ताकि देश के लोग जाने हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बिल के पक्ष में हैं, खिलाफ में हैं, जागरूक हों जब डिबेट हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरा, असम और मणिपुर के बीच विवाद देखने को मिला। आपने देखा असम और मणिपुर के बीच में इवन पुलिस ने आपस में एक दूसरे पर फायरिंग की, काफ़ी लोग भी मारे गए। अब कायदे से ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। विवाद है तो आप जुडिशरी के पास जाओ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और दूसरे फोरम्स पर जाओ जैसे इंटर स्टेट काउंसिल है। लेकिन एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट की पुलिस पर गोली चलाएगी तो फिर क्या फेडरलिज्म का मॉडल हमारे देश में रह जाता है? आप बताइए। इंप्लीमेंटेशन खराब है ना, जो करना चाहिए था वो नहीं किया। एक स्टेट की पुलिस ने दूसरे स्टेट की पुलिस पर गोलियां चलाई। और देखो ऐसा नहीं है कि ओपोजिशन के द्वारा जो पार्लियामेंट को डिसरप्ट किया जाता है, प्रोसीडिंग नहीं चलने दी जाती, ये अब होता है, ये पहले नहीं होता था। पहले भी होता था। अभी जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, इन्होंने जब ये ओपोजिशन में थे तो एक स्टेटमेंट दी थी कि असेंबली को या फिर पार्लियामेंट को डिसरप्ट करना, प्रोसीडिंग ना चलने देना, ये ओपोजिशन का लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक राइट और ड्यूटी भी है। इवन 1960s में कुछ एमपीज ने अपोजिशन के, ऑफकोर्स, उन्होंने ये क्लेम किया था कि जनता के कंधों पर पार्लियामेंट में जाना और मार्शल्स, जो पार्लियामेंट में मार्शल होते हैं ना, जब सिचुएशन खराब हो जाती है तो सिक्योरिटी वाले एंटर करते हैं, तो मार्शल्स के कंधों पर बाहर निकलना ये तो गर्व की बात है, ये हमारा अधिकार है। ऐसा बोला था अपोजिशन के एमपीज ने 1960s में। बस अभी डायमेंशंस बदल गई हैं, तरीका बदल गया है, होता अभी भी है। जैसे देखो कुछ और एग्जांपल्स दिए जाते हैं।
रजनी कोठारी के द्वारा आज़ादी के बाद जो सिचुएशन थी ना, कांग्रेस पार्टी का बोलबाला था, तो रजनी कोठारी के द्वारा उस सिस्टम को कांग्रेस सिस्टम करार दिया गया था, क्योंकि कांग्रेस की डोमिनेंस थी सेंटर में भी, स्टेट्स में भी कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस की हेजमनी थी, लोगों को लगता था कांग्रेस पार्टी ही देश के लिए सही है। लगातार बार बार कांग्रेस सत्ता में आ रही थी, कांग्रेस ने अपनी सॉफ्ट पावर इस्टेब्लिश कर ली थी। आज के समय में बीजेपी भी 2 बार सत्ता में आ चुकी है, तो कुछ एक्सपर्ट्स इसे बीजेपी सिस्टम का नाम देते हैं। गुरनार मेडल ने इंडिया को सॉफ्ट स्टेट कहा था। सॉफ्ट स्टेट मतलब इंडिया एक ऐसा स्टेट है जहां पे लॉज का इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होता। शुरुआत से देख लीजिए, आज़ादी के बाद हमारे देश में लैंड रिफॉर्म्स आए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हुआ। बहुत सारे अच्छे कानून आते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन हमारे देश में अच्छा नहीं होता, लॉज को फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। तो इसीलिए गुरनार मेडल ने इंडिया को सॉफ्ट स्टेट कहा था। लेकिन अब एक बार फिर से आप देख लीजिए, पेगासस जो सॉफ्टवेयर है, इसकी सहायता से जासूसी की जाती है, फेक वीडियोस निकल के आती हैं, मास डिस्ट्रैक्शन, यानी जब कोई इशू हावी होता है ना, सरकार या फिर अपोजिशन कोई भी, उस इशू से ध्यान भटकाने के लिए एक नया इशू ले आते हैं, इसे बोलते हैं मास डिस्ट्रैक्शन। ये बड़े स्केल पे होता है, सरकार ज़्यादा ऐसा करती है, ध्यान भटकाने के लिए दूसरे इशू लेकर आना। गैलब्रिथ ने इंडिया को फंक्शनिंग एनार्की कहा था। फंक्शनिंग एनार्की का क्या मतलब है? फंक्शनिंग एनार्की उन्होंने देखो इसलिए कहा था, सरकार ना लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए बहुत कुछ कर नहीं पाती, करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती, लेकिन सोसाइटी अपने ढंग से जीना सीख लेती है। यानी एनार्की का क्या मतलब होता है? एनार्की का मतलब होता है लॉलेसनेस, मतलब कोई लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमारे देश में भी कुछ कुछ ऐसा ही है। इतना बड़ा देश है, इतने ज़्यादा लोग हैं, सरकार एक हद से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सकती, लेकिन फिर भी लोग अपने आप से इवोल्व हो जाते हैं, सोसाइटी अपने आप से इवोल्व हो जाती है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है। वही सिचुएशन पहले थी, वही सिचुएशन आज भी है। आज बल्कि कह सकते हो कि पहले से भी ज़्यादा फंक्शनिंग एनार्की है हमारे देश में। हालांकि वो सिचुएशन नहीं है। 1960s में ऐसा भी दौर आया था जिसे डेंजरस डेकेड्स के नाम से कहा गया था। बहुत सारी चुनौतियां थी उस समय इंडिया के सामने। 1960s में 2 युद्ध हुए थे, दंगे हुए थे, तो कुछ लोग तो यूं कह रहे थे कि देश अब टूट जाएगा। 1984 में सिचुएशन कितनी ज़्यादा खराब थी। हालांकि देखो, सिचुएशन आज के समय में उतनी खराब नहीं है, लेकिन फंक्शनिंग एनार्की तो आज भी हमारे देश में है, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। तो ये तो हमने बात की ऑपरेशनल फॉल्ट लाइन्स की, यानी देश के फेडरलिज्म का जो मॉडल है उसका इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता। लेकिन अब बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइन्स की, यानी मॉडल में ही कमी है। जैसे देखो, इनइक्वालिटी है, सेंटर के पास पावर्स ज़्यादा हैं, स्टेट्स के पास पावर्स कम हैं। ज़्यादातर जो पावर्स हैं वो सेंटर के पास ही हैं। इवन कॉन्क्रीट लिस्ट में भी पार्लियामेंट ही प्रिवेल होगी अगर टकराव होता है पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून में और स्टेट असेंबली के द्वारा बनाए गए कानून में। इवन जो हमने शुरुआत में बात की कि फेडरलिज्म का मॉडल देखो ढंग से तब चलता है जब इंस्टीट्यूशन से इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे, वो सेम ट्रीट करेंगे सेंटर को और स्टेट को। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सेंटर की ज़्यादा तरफदारी करेंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा होल्ड होगा इंस्टीट्यूशंस पर। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली फिर फेडरलिज्म का मॉडल नहीं चल पाएगा। जैसे इलेक्शन कमीशन है, अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा तो इलेक्शन कमीशन उस पार्टी की बात मानेगा जो अभी सेंटर में सत्ता में है, तो फिर फेडरलिज्म ऐसे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठी हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सेंटर में जो पार्टी सत्ता में है उसकी तरफदारी करता है, उसकी बात मानता है। और मॉडल खराब है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करती है। अब अगर देखो इलेक्शन कमिश्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है तो उसका जो इंक्लिनेशन है वो उसी पार्टी की तरफ ज़्यादा होगा जिसने उसको अपॉइंट किया है। तो अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वही गलत है। आप जुडिशरी की बात कर लीजिए, जजेस की अपॉइंटमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है। प्रेसिडेंट चाहें तो फाइल को रोक के रख सकते हैं, काफ़ी समय तक लौटा भी सकते हैं एक बार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के चलते बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट की पसंद के जो जजेस हैं वो आ जाते हैं जुडिशरी में, तो फिर जुडिशरी जो है वो भी पूरी तरह से इम्पार्शियल होकर काम नहीं कर पाती। और बहुत सारे पॉइंट्स आप देख लीजिए जहां पर स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, मतलब मॉडल में ही कमियां हैं। जैसे गवर्नर का एग्जांपल ले लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करें तो प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन प्रेसिडेंट आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करते हैं।
तो विभिन्न स्टेट्स में जो गवर्नर होते हैं ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ही होते हैं जो रिटायर हो चुके हैं। जैसे बीजेपी की बात कर लीजिए, जिनकी एज 75 ईयर से ऊपर हो जाती है, उनको रिटायरमेंट देके गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता है। फिर जिस राज्य में वो गवर्नर के तौर पे काम करते हैं, वहां पे लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं। अब कायदे से होना ऐसा चाहिए था कि गवर्नर जो है, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर काम करे, लोकल पॉलिटिक्स में किसी प्रकार का इंटरफेयर ना करे। लेकिन ऐसा नहीं होता, स्ट्रक्चर में फ्लॉ है। मतलब पावर दी ही क्यों गई इस प्रकार से प्रेसिडेंट को गवर्नर अपॉइंट करने की? तो फिर तो सेंटर में जो पार्टी सत्ता में है वो अपने बंदों को ही अपॉइंट करेगी। और एग्जांपल्स देख लीजिए, ऑल इंडिया सर्विस का एग्जांपल ले लीजिए। जो IAS IPS हैं, इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, काम ये स्टेट के लिए करते हैं। चूंकि इनको डिसमिस सर्विस से सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है, तो ये भी अपनी मनमानी करते हैं विभिन्न स्टेट्स में, क्योंकि इनको पता है स्टेट गवर्नमेंट हमें सस्पेंड ही कर सकती है, डिसमिस तो कर नहीं सकती। और भी स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी स्टेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है, किसी स्टेट का नाम बदल सकती है, बाउंड्री चेंज कर सकती है। संविधान को अमेंड करना भी हमारे देश में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना USA में है। इस वजह से संविधान को बहुत बार अमेंड किया जा चुका है, जबकि USA में अभी तक संविधान को सिर्फ 27 बार अमेंड किया है। हमारे देश में 100 से भी ज़्यादा बार। राज्यसभा में सभी स्टेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल नहीं है। यूपी जैसे स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है और कई कई राज्यों की रिप्रेजेंटेशन तो सिर्फ 1 सीट तक सीमित है। जबकि USA में जो वहाँ की सीनेट है ना, वहाँ पर हर राज्य से 2 बंदे आते हैं, मतलब 2 मेंबर्स आते हैं। और कैसे फ्लॉ है मॉडल में? लोकसभा में देखो, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ जाती है, मतलब मेजोरिटी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की आ जाती है जिसे 50% से भी कम वोट प्राप्त किए हों। जैसे बीजेपी अभी सत्ता में है, लेकिन बीजेपी को टोटल जब इलेक्शंस हुए थे ना, टोटल 50% वोट भी नहीं मिले थे। तो ये भी हमारे मॉडल का एक फ्लॉ है, कमी है, कि जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है वो उसको माइनॉरिटी लोगों ने वोट दिया होता है। इवन 50% लोगों ने ना भी वोट दिया तो भी वो पार्टी जो है वो सरकार बना सकती है। ऐसा हो जाता है हमारे देश में। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पूरे देश की रिप्रेजेंटेशन होती ही नहीं सरकार में। जैसे अभी देखो, बीजेपी जो है वो हिंदी भाषी राज्यों में ज़्यादा जीत के आई, लेकिन साउथ इंडिया में ज़्यादा सीट्स नहीं आई। कर्नाटक में आई, लेकिन बाकी राज्यों में इतनी ज़्यादा बीजेपी की सीट्स नहीं आई। तो फिर साउथ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन तो इतना ज़्यादा है नहीं ना। अब आपके मन में आया होगा, अरे राज्यसभा तो है, राज्यसभा में जो इलेक्ट होते हैं मेंबर्स, उसे तो स्टेट असेंबली के जो विधायक या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वही तो इलेक्ट करते हैं ना। तो राज्यसभा में तो साउथ इंडिया की रिप्रेजेंटेशन है ना। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये देखिए ना, राज्यसभा कितना कंट्रोल कर सकती है, कितना इन्फ्लुएंस डाल सकती है हाउस की फंक्शनिंग में? ज़्यादा नहीं डाल सकती। जॉइंट सेशन नाम का होता है, गिनी चुनी बार जॉइंट सेशन हुआ है आज़ादी के बाद से अभी तक। बिल जो है जल्दबाजी में पास कर दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा कुछ खास नहीं कर पाती। कई बार तो बिल को मनी बिल के तौर पे पास कर दिया जाता है, और मनी बिल पे आपको पता है राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकती है। एक्सेप्ट करे मनी बिल को, रिजेक्ट करे, कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो बिल पास हो जाता है। और राज्यसभा में भी आप देख लीजिए, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज अपने जो ऐसे लीडर्स हैं जिनको लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया है, लोकसभा में वो नहीं पहुंच पाए, जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया, तो पॉलिटिकल पार्टीज उन लीडर्स को राज्यसभा में भेज देती हैं। तो रिटायर हुए लीडर्स का अड्डा सा बन गया है राज्यसभा। और अगर देखो, स्टेट असेंबलीज के जो विधायक हैं वो अगर राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, तो बहुत बार तो ऐसा हो जाता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो खत्म हो जाती है। मतलब जिन विधायकों ने राज्यसभा के मेंबर्स को चुना था वो विधायक अब रहे नहीं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स तो बने रहते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा फ्लॉ है। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, हमें देखो श्रीलंका और पाकिस्तान से सीखने की आवश्यकता है। श्रीलंका और पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया, श्रीलंका में सिविल वार चला, वो सिचुएशन हमारे देश में नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमारे देश में जो फेडरलिज्म का मॉडल है ना, उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। याद कीजिए, शुरुआत में यही तो डिस्कस किया था, देश में इतनी सारी आइडेंटिटीज़ हैं, उनको अगर सहेज के रखना है, देश को टूटने से बचाना है, तो फेडरलिज्म का मॉडल बिल्कुल परफेक्ट होना जरूरी है। अदरवाइज देश में सिसेशनिस्ट जो मूवमेंट्स हैं, देश से अलग होने की जो मूवमेंट्स हैं, वो चल सकती हैं, जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया फेडरलिज्म से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।